तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। उलटफेर ऐसा कि दिल्ली से चेन्नई तक हलचल मच गई है और इस हलचल के केंद्र में अब बीजेपी के पूर्व नेता के अन्नामलाई हैं। जी हां, तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई मात्र 7 साल से ही पार्टी में शामिल थे। आईपीएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। विधानसभा चुनाव के बाद अचानक उनके बीजेपी छोड़ने की खबरें सामने आने लगी और आखिरकार अब उस पर औपचारिक मुहर भी लग गई। लेकिन बीजेपी और जनसंघ का इतिहास देखें तो बीजेपी के किसी समर्पित नेता का वैचारिक तालमेल नहीं मिलने के चलते इस तरह से संगठन से निकलने का यह पहला मामला नहीं है। बीजेपी को टाटा बाय बाय कहकर जाने वाले पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई से पहले भी कई बड़े नेता बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए या तो अलग राह अपनाई, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ यह हर किसी को मालूम है। उनमें से कई नेता दोबारा पार्टी में लौटे, कुछ ने नई पार्टी बना ली, कुछ ने फिर से अपनी नई पार्टी का बीजेपी में विलय करा लिया। बहुत सारी राहें को तलाशने के बाद वापस बीजेपी में लौटना ही पड़ा। कुछ ऐसे भी हैं जो निकले तो ऐसे निकले कि हर मुद्दे पर सिर्फ कटु आलोचक बनकर रह गए। लेकिन तथ्य यह है कि जिनकी बीजेपी में दोबारा वापसी हुई वो अलग रहकर भी ज्यादा सफल नहीं हो पाए। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अन्नामलाई ने क्या गलती कर दी या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या बीजेपी के इशारे पर वो अलग हुए हैं और उनको कहा गया है कि आप बी टीम बन करके तमिलनाडु की राजनीति करिए, या फिर वो अपनी जिद के आगे अड़े हुए हैं और उन्होंने बीजेपी आलाकमान को सारी स्थिति बता दी, उसके बाद कह दिया कि मैं अब बीजेपी में नहीं रह सकता क्योंकि यहां आप एआईडीएमके के साथ गठबंधन में हैं, जिसके साथ रहने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में तमिलनाडु की सियासत गरमाई हुई है और हर तरफ अन्नामलाई के इस्तीफे की बात चल रही है। लेकिन आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि जिन नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा उनका क्या हुआ, वो कहां गए, कितने सफल असफल हुए, कुछ बड़े नामों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी से बगावत करने वाले नेताओं की। वो बड़े नाम जिन्होंने राजनीति में एक पहचान बनाई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उस पहचान के साथ समझौता कर लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, बीजेपी से निकलने वाले हाई प्रोफाइल नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का नाम सामने आता है, जो पहले भारत सरकार के गृह सचिव रह चुके हैं। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। उन्होंने बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी गठित करने की बात कही, लेकिन अभी तक उनका कोई भी रोल सामने नहीं आया है। वो बिहार के आरा से सांसद रहे, लेकिन इस वक्त बीजेपी के साथ उनका मनमुटाव चल रहा है और कई बार पार्टी के खिलाफ बयान दिए हुए हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल वो राजनीतिक हाशिए पर ही हैं और लग रहा है कि उनका भविष्य संकट में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को अपनी पहली ही कैबिनेट में जगह दी थी 2014 में, लेकिन यशवंत सिन्हा को लगा कि वो पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें भाव नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने 2018 में बीजेपी को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार में एक भारतीय सब लोग पार्टी भी बनाई, लेकिन बुरी तरह फेल हो गए। रहा नहीं गया तो 2021 में बंगाल चले गए, टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद विपक्ष ने 2022 में उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और बुरी तरह से वो चुनाव हार गए। बाद में उन्होंने एक अटल विचार मंच बनाया, लेकिन अब वो पूरी तरीके से राजनीति हाशिए पर जा चुके हैं और ये उनके लिए भी एक बड़ा झटका है। तो दो बड़े नेताओं की बात मैंने करी, इन दोनों को बहुत तगड़े झटके लगे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप के दबाव में बीएस येदियुरप्पा को 2011 में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। 2013 के प्रदेश चुनाव में कर्नाटक जनता पक्ष बनाकर लड़ा। उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली, लेकिन लिंगायत वोट में सेंध लगने से बीजेपी भी 40 सीटों पर सिमट गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी खत्म करके एक बार फिर से कमल का हाथ थाम लिया और 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बने। बाद में बीजेपी ने उन्हें सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल कर लिया। इस वक्त भी वो कर्नाटक में सक्रिय हैं, लेकिन अब बीजेपी
नए नेताओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और कहा जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा का करियर लगभग अब खत्म हो चुका है। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल। अब बात गुजरात की करते हैं। नरेंद्र मोदी का गुजरात में प्रभुत्व बढ़ा तो पार्टी के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल ने पार्टी छोड़ दी और गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2014 में मोदी पीएम बनकर दिल्ली आए तो केशुभाई पटेल फिर से बीजेपी में आ गए और 2020 में अपने निधन तक बीजेपी में बने रहे। हालांकि एक बार जब वो बीजेपी से अलग हो गए तो उनका कद घट गया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती। अब बात उमा भारती की करते हैं। उमा भारती ने बीजेपी छोड़ने का पहला प्रयास 1992 में किया, लेकिन उस वक्त पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें मना लिया। लेकिन 2004 में कर्नाटक के हुबली दंगा मामले में एक गैर जमानती वारंट के चक्कर में उन्होंने एमपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। एमपी के तत्कालीन सीएम बाबूलाल गौड़ की आलोचना की वजह से उन्हें एक बार 2004 में पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन आरएसएस के कहने पर 1 महीने के भीतर ही बीजेपी का महासचिव बनाया गया। बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया, जिसके चलते फिर से बीजेपी से उन्हें निकाला गया और उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। 2008 के एमपी चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती। इसके बाद उनकी फिर से बीजेपी से करीबियां बढ़ने लगी और 2011 में वो वापस बीजेपी में आए। अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा लिया और बीजेपी छोड़ने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मोदी कैबिनेट में पहली बार वो मंत्री बनी, लेकिन अब धीरे धीरे उनको इग्नोर किया गया है और एमपी की राजनीति में उमा भारती उतनी बड़ी कद आज नहीं रखती हैं जो मोदी के आने से पहले था। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कल्याण सिंह की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से तलखी बढ़ी थी। आखिरकार दिसंबर 1999 में उन्हें पार्टी से निकाला गया। उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही अपनी एक अलग पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भी बनाई और 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 2003 में बीजेपी मायावती सरकार गिरने के बाद उन्होंने सपा से हाथ मिलाया और उनके बेटे राजवीर सिंह उनके कट्टर सियासी दुश्मन मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन 2004 में ही वापस बीजेपी में वो शामिल हो गए और अपनी पार्टी का विलय करा दिया। इसके बाद जनवरी 2009 में उन्होंने फिर से बीजेपी छोड़ दी और सपा के साथ गठबंधन कर लिया। जब सपा फिरोजाबाद उपचुनाव हारी और मुलायम ने हार का ठिकरा गठबंधन पर फोड़ा तो जन क्रांति पार्टी नाम का एक नया संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन 2013 में इस पार्टी का फिर से बीजेपी में विलय हो गया। 2014 में लखनऊ की विशाल रैली में नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने फिर से बीजेपी का दामन थामा। बाद में उन्हें हिमाचल और राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के साथ लोग कहते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ा, वो उनके लिए ठीक नहीं था और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला। जब 1995 में बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस की जड़ें उखाड़ दी और पार्टी ने केशुभाई पटेल को सीएम बनाया तो शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से बगावत कर दिया। इसकी वजह से पार्टी को सुरेश भाई मेहता को सीएम बनाना पड़ा। 1996 में उन्होंने बीजेपी के 121 विधायकों में से 105 के साथ बगावत का बिगुल फूंका और उन्हें कांग्रेस शासित एमपी के खजुराहो के रिसोर्ट में पहुंचा दिया। इसके चलते सुरेश मेहता सरकार बर्खास्त कर दी गई और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लग गया। आगे चलकर वाघेला ने बीजेपी के 47 विधायकों के साथ अपनी अलग राष्ट्रीय जनता पार्टी बना ली, जिसे कांग्रेस का समर्थन हासिल था। वो कांग्रेस के समर्थन से गुजरात के सीएम बन गए, लेकिन एक ही साल में सरकार गिर गई। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। वाघेला ने करीब 1 दशक बाद 2017 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और जन विकल्प मोर्चा के नाम से नई पार्टी बनाई, जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी। कुछ दिन एनसीपी में बिताने के बाद प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई, लेकिन 2002 में चुनाव लड़ने के बजाय कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इन नेताओं की कहानियां आपने सुनी। अब हर किसी की नजर अन्नामलाई पर टिकी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई का क्या होगा, क्योंकि अन्नामलाई एक चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए। बीजेपी ने उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन अन्नामलाई पार्टी से नाराज चल रहे थे और कहा जा रहा है कि अन्नामलाई एआईडीएमके के साथ गठबंधन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि बीजेपी अकेले दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में आगे बढ़े, लेकिन बीजेपी आलाकमान को लगता है कि पार्टी एआईडीएमके के साथ गठबंधन के साथ ही बेहतर करेगी, क्योंकि इस वक्त तमिलनाडु में एकला चलो पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय की सरकार है, स्टालिन भी अब विपक्ष में आ गए हैं, उनको तो बड़ा झटका लगा ही है। लेकिन क्या यहां से अब वापस अन्नामलाई के करियर में उस तरीके से सफलता मिलेगी? हालांकि बीजेपी की सरकार ना ही बनी तमिलनाडु में, ना ही अन्नामलाई कोई बड़ा चुनाव जीते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी के वोट परसेंटेज को 3 से 12% तक पहुंचाया,
उससे हर तरफ अन्नामलाई की चर्चा हुई और ये कहा गया कि तमिलनाडु में अन्नामलाई एक बेहतरीन नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने हिंदुत्व की भी बातें की, राष्ट्रहित की भी बातें की और डीएमके को टक्कर देने की भरपूर कोशिश की। लेकिन विजय ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, उसने बीजेपी, एआईएडीएमके और डीएमके को विफल कर दिया। अब अन्नामलाई क्या बीजेपी से अलग होकर हमेशा के लिए नई राह पर जाएंगे या फिर वापस बीजेपी में वो आएंगे? ये भी एक सवाल बना हुआ है। हो सकता है लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको बीजेपी की ओर से जानबूझकर हटाया गया है और ये कहा गया है कि वो अलग से ही पार्टी बनाकर तमिलनाडु में राजनीति करें और भविष्य में जब सफलता मिलेगी तब वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में यही फॉर्मूला है और इसी पर अन्नामलाई काम करेंगे, क्योंकि अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में इतने बड़े चेहरे जरूर बन गए हैं जिनका प्रभाव तो है। प्रभाव बड़ा या छोटा हो सकता है, उस पर चर्चा डिबेट हो सकती है, लेकिन अन्नामलाई एक बड़े फैक्टर हैं और अन्नामलाई के फैक्टर होने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। खास करके बीजेपी के बड़े नेताओं से अन्नामलाई के रिश्ते अच्छे रहे। नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उनका कई बार मंच पर पीठ भी थपथपाया, लेकिन अन्नामलाई पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे और उनको लग रहा था कि शायद बीजेपी में रहकर उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं मिल पाए। ऐसे में उन्होंने अलग चलने का राह अपनाया और अब यह देखना होगा कि अलग चलकर अन्नामलाई क्या कुछ हासिल करते हैं। क्या उन्होंने जो कुछ सपना देखा है वो पूरा कर पाएंगे या फिर उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है, अन्नामलाई के फैसले ने दक्षिण भारत की राजनीति में खलबली मचा दी है। सियासी भूचाल आ गया है और हर तरफ अन्नामलाई की चर्चा है। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हर राज्य में उनकी चर्चा है और एक ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा नॉर्थ इंडिया में भी होती है, हिंदी पट्टी में भी होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ छाए रहते हैं। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? क्या अन्नामलाई सफल हो पाएंगे? उनकी रणनीति सही साबित हो पाएगी? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।